हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मई को आपका एचएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके रिगार्डिंग हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया है राउंड अप सीरीज के अंदर। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो इसी के रिलेटेड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली रिपोर्ट से, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इस रिपोर्ट को निकालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को COP27 के दौरान ही रिलीज किया गया है। COP27 इज बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27, जो कि आपकी 2022 के नवंबर दिसंबर में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो बेसिकली इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में शर्म अल शेख के अंदर COP27 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो उस दौरान जब ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि क्या ट्रेड जो है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो बेसिकली ये रिपोर्ट बात करती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंट्री इन्वायरमेंट सस्टेनेबल या फिर अफोर्डेबल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो इन गुड्स और सर्विसेज या फिर टेक्नोलॉजीज का ट्रेड किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कार्बन की एमिशंस को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बात करती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को अडेप्ट करने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा भी जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज को कम करने में हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही क्लियर है, ग्लोबली ये कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड टैरिफ्स को रेगुलेट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में बनाया गया था मराकश एग्रीमेंट के द्वारा। तो बेसिकली 1995 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि इससे पहले आपकी ट्रेड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में बनाया गया, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर इस एग्रीमेंट के अंदर आपकी सर्विसेज की और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ट्रेड है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे यूरुग्वे राउंड्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली 1995 में आपके WTO को बना दिया गया। तो ग्लोबली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को रेगुलेट करता है कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के नाम से ही क्लियर है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देगा, और इस रिपोर्ट को निकालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट में बात की है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, और ये रिपोर्ट बताती है कि 2020 से लेके 2021 तक जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज की है। इसका मतलब ये है कि पेटेंट बेसिकली वही फाइल करते हैं अगर किसी ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्वेंट किया है। जैसे कि अगर किसी ने भी अपने ब्रेन को यूज करके, इनोवेशन को यूज करके कोई नई प्रोसेस या फिर नई टेक्निक को बनाया है तो उस प्रोसेस को यहाँ पर पेटेंट फाइल करके उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर उसकी एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई हैं, इसका मतलब ग्लोबली जो इनोवेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है कि इनोवेटर्स इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके अंदर भी इनोवेशन की ही बात की गई है और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 40th रैंक आया है। बेसिकली यहाँ पे आपको टॉप 10 कंट्रीज जो है ये देखने को मिलेगी। स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और ये रिपोर्ट बात करता है कि ग्लोबल पेंडेमिक आने के बावजूद भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंक्रीज देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी क्राइसिस आ जाए लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इनोवेशन से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो बेसिकली आप साइंस एंड इनोवेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ये देखने को मिलेगी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो बेसिकली इस इंडेक्स को DFI दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो कि आपकी NGOs हैं, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली ये बात करती है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कमिटमेंट्स हैं। ये रिपोर्ट जो है वो स्पेशल फोकस करती है कि जिस टाइम पे कोविड पेंडेमिक आया था उसके अगले 2 सालों में, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, तो इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकार की क्या क्या पॉलिसीज रही थी, या फिर सरकार ने कौन कौन से ऐसे एक्शंस लिए थे ताकि यहाँ पे इनइक्वालिटी को फाइट किया जा सके। तो इसी के अंदर इंडिया का जो रैंक है आपको 123rd रैंक देखने को मिलेगा। नॉर्वे जो है वो 1st पोजीशन पे आया है, और ये बेसिकली बात करता है कि क्या हमने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है या नहीं। स्पेशल फोकस कोविड पेंडेमिक के आगे 2 साल के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आपको इसके बारे में पूछ लिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट PCS के अंदर, UPSC के अंदर इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है। इस रिपोर्ट को 2 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर निकालती हैं, वेल्थ, हंगर, लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इस रिपोर्ट के अंदर 4 पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, दैट इज अंडर नरिशमेंट, देन इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। तो बेसिकली अंडर नरिशमेंट का मतलब यही है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे अच्छे से न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर मैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करूं तो 1000 लाइफ बर्थ्स में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी 5 साल की उम्र से पहले ही डेथ हो जाती है, तो इस चीज को कंसीडर करता है। देन इज वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी पर्सन की जो वेट है वो उसकी हाइट के मुकाबले बहुत कम है तो इसको हम वेस्टिंग बोल देंगे। और स्टंटिंग जो है, अगर किसी भी पर्सन की हाइट जो है वो कम है एज कंपेयर टू उसकी एज, तो इसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर ये ध्यान देता है और अल्टीमेटली इन पैरामीटर्स को कंबाइन करके ये हंगर इंडेक्स को निकालता है। इंडिया का जो रैंक है 107th आया है। इससे पहले इंडिया का रैंक जो है 101, 102 के अराउंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको रैंक में इंक्रीज देखने को मिला है। दैट मीन्स इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। स्कोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो यहाँ पे जितना कम स्कोर होगा, 0 होगा, इसका मतलब उस कंट्री के अंदर जो ग्लोबल हंगर है, जो हंगर है वो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का जो स्कोर है वो 29.1 देखने को मिला है। दैट मीन्स इंडिया सीरियस कैटेगरी में है। इसके अलावा आपने ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा हंगर के लेवल्स जो हैं वो अफ्रीका में और साउथ एशिया के अंदर ज्यादा देखने को मिले हैं। आपने इस हंगर इंडेक्स की जो थीम है, इस रिपोर्ट की जो थीम है, इसको भी याद रखना है, दैट इज फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लीड्स रिपोर्ट। लीड्स की क्या फुल फॉर्म है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो बेसिकली हमारी सरकार के द्वारा निकाली गई ये एक रिपोर्ट है जो कि हमारी 36 स्टेट्स एंड यूटीज को कंसीडर करती है कि इन स्टेट्स और यूटीज में क्या लॉजिस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है या नहीं, अच्छे से लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं। तो इन चीजों के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट जो है ये फोकस करता है। इस रिपोर्ट को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट को 2018 से रिलीज किया जा रहा है और बेसिकली चेक किया जाता है कि हमारी कंट्री में क्या लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है या नहीं। और स्पेशल फोकस यहाँ पर दिया गया है कि गति शक्ति की एनिवर्सरी वाले दिन ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। अगर मैं PM गति शक्ति योजना के बारे में बात करूं तो हमारे बजट के टाइम पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ये जो स्कीम है ये बात करता है हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स भी रिलीज की जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लीड्स 2020 रिपोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट्स और यूटीज को डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स अलग हैं, हिंटरलैंड एंड लैंड लॉक्ड स्टेट्स जो हैं वो अलग हैं, आपने ध्यान देना है। हरियाणा जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आएगा।
इसके अलावा अगर कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करती हैं लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, दैट इज अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। तो हरियाणा जो है वो यहाँ पे अचीवर्स की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मैंने डेवोस समिट के बारे में भी आपको बताया था। अब अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये रिपोर्ट बात करती है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप्स जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, कि पढ़ाई के मामले में यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अगर इन गैप्स को रिड्यूस करना है तो यहाँ पे हमें डिजिटल और अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। तो इसी चीज के रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में बात की गई है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो डेटा है वो यूनिसेफ के साथ मिलकर और हमारा जो युवा इनिशिएटिव है इसके साथ मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अगर मैं युवा इनिशिएटिव के बारे में बात करूं तो 2019 में इस इनिशिएटिव को बनाया गया था। तो हमारी कंट्री में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी नीड्स, उनके आइडियाज और उनकी एस्पिरेशंस को सुना जाए और इन आइडियाज को एंगेज किया जाए और इवन इन बच्चों को एंगेज किया जाए। तो बेसिकली युवा इनिशिएटिव जो है वो इसके रिगार्डिंग काम करता है। तो आपने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का अभी 14th एडिशन जो है इसको रिलीज किया गया है। तो इसको रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पिछले टाइम में, क्योंकि हर 2 साल बाद इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, तो ये पिछले जो डाटा है इसको एक तरह से ऑब्जर्व करता है और चेक करता है कि कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे 20% जो बायोडाइवर्सिटी है इसका लॉस देखने को मिला है। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन वाले रीजन के अंदर आपको 94% बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। अफ्रीका में 66%, देन इज यूरोप और सेंट्रल एशिया में 18% और एशिया और पैसिफिक रीजन में 55% बायोडाइवर्सिटी का लॉस आपको देखने को मिलेगा। आपने ध्यान देना है कि इस रिपोर्ट का पूरा प्रॉपर नाम क्या है, थीम क्या है, दैट इज बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रिगार्डिंग, तो बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पर इन्वॉल्व करती है और यहाँ पर नेचर को कंजर्व करने के लिए और यहाँ पे अलग अलग थ्रेट्स को रिड्यूस करने के ऊपर ध्यान देती है। ये 1961 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ग्लैन स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स का जो प्रॉपर थीम है, इस रिपोर्ट का जो प्रॉपर नाम है वो आपने याद रखना है, दैट इज अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इस इंडेक्स को यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड देन इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है कि साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किए हैं और आपको 83% जो पुअर पीपल हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और स्पेशली इंडिया के रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो पुअर पीपल हैं वो इंडिया में देखने को मिले हैं। कितने हैं? 22.8 करोड़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 2005 के मुकाबले 2019, 20 और 21 के मुकाबले यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस की है। पहले यहाँ पे 55% होती थी और अभी यहाँ पर 16% है, तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पे यहाँ पे पुअर लेवल जो है उसको चेक किया जाता है कि क्या उन लोगों की हेल्थ अच्छी है या नहीं, क्या उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, चाइल्ड मोर्टेलिटी तो नहीं है। फिर एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनकी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, वो कितना टाइम स्कूल में जाते हैं, उनकी स्कूल अटेंडेंस कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड हेड काउंट रेशो कितना है। देन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर अलग अलग चीजें चेक की जाती हैं कि क्या उनके पास कुकिंग फ्यूल है या नहीं, सैनिटेशन के अलग अलग पैरामीटर्स हैं या नहीं, अच्छा क्लीन साफ वाटर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई भी लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो यहाँ पे 1/3 डेप्रीवेशन उनकी देखने को मिलेगी तो उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। वेयर एज अगर इन्हीं इंडिकेटर्स में
हाफ अगर डेप्रीवेशन जो है ये देखने को मिलेगी, तो दैट मीन्स ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की कैटेगरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। तो जैसा कि आप जानते हैं कि UNFCCC जो है इसको 1992 के दौरान यहाँ पे अर्थ समिट के टाइम पे बनाया गया था। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है हर साल यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। जो आपकी COP26 है वो यहाँ पे ग्लासगो UK के अंदर कंडक्ट हुई थी। COP27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 इजिप्ट सनाई पेनिनसुला के शर्म अल शेख में ऑर्गेनाइज की गई थी 2022 के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि 2023 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 है तो वो यहाँ पे आपको UAE दुबई के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि इस साल कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके रिगार्डिंग भी आपने ध्यान देना है। फिर NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो ये बात करती है कि क्योंकि हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पर ये बात की थी कि हम अपने ग्लोबली 1.5 डिग्री से सेल्सियस से जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज नहीं होने देंगे और इस टेम्परेचर को 2 डिग्री तक लिमिट करेंगे इस सेंचुरी के आखिरी तक। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो अपने डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं इनको सबमिट करती हैं। तो ये सिंथेसिस रिपोर्ट इन्हीं NDCs के रिगार्डिंग बात करती है कि कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे अपनी NDCs को अपडेट किया है और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी NDCs को सबमिट कर दिया है। अब क्योंकि जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, तो कंट्रीज को खुद ब खुद ही अपने NDCs जो हैं वो सेट करने पड़ते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंडिया के NDCs के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे COP26 के अंदर दैट इज 2021 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पंचामृत जो है इसको रिलीज किया था, जिसके अंदर यहाँ पे 5 गोल्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया था कि हम जैसे 2030 तक आते आते हम हमारी GDP के 45% एमिशन कार्बन एमिशन को कम कर देंगे। इसके अलावा हम नेट जीरो एमिशन जो है वो 2070 तक अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो गोल्स हैं वो यहाँ पे सबमिट किए गए थे। इसके अलावा भी इंडिया के कुछ आपको NDCs देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइफ इनिशिएटिव जो कि बात करता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर हम जो भी चीजों को यूज करते हैं, जो भी हमारी नीड वाली चीजें हैं, वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चीजें हों। इसके अलावा भी आपको इंडिया के और भी NDCs देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे बात की जाती है कि फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है हम उसको भी कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये रिपोर्ट बात करता है कि 2025 तक आते आते हमारे जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा पीक कर जाएंगे। और ये जो टाइमलाइन है वो इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो है ये देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो है ये देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली ये रिपोर्ट बात करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इसकी डिमांड यहाँ पर धीरे धीरे हमें इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो है और जो ग्लोबल एमिशन है उसका इतना ज्यादा पीक देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनेप, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। रिपोर्ट का नाम है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। अब क्योंकि इतना ज्यादा अडेप्टेशन नहीं हो रही है तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो वर्ल्ड को रिस्क में डाल रहा है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे जितने भी अडेप्टेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे कंट्रीज जो हैं वो जितने भी अडेप्टेशन एफर्ट्स कर रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर मिटिगेट कर सकें। तो दैट मीन्स ये वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज की रिस्क में डाल रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को यूनेप के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 13th एडिशन है इस रिपोर्ट का और इस रिपोर्ट का जो थीम है वो रखा गया है द क्लोजिंग विंडो। तो ये रिपोर्ट बात करती है, अगर मैं इंडिया के स्पेसिफिक देखूं तो ये रिपोर्ट बात करती है कि इंडिया के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 2.4 टन कार्बन इक्विवेलेंट के बराबर हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज से आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। अगर मैं ग्लोबल एवरेज देखूं यहाँ पे कि ग्लोबली यहाँ पे कितने कार्बन एमिशंस होते हैं, तो दैट इज 6.3 टन कार्बन इक्विवेलेंट्स।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो ये एमिशन गैप का मतलब होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन के एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बना रही हैं और कुछ कंट्रीज़ जो हैं इन पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट बात करती है कि अभी तक जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं या फिर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट किया जा सके 2030 तक। दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा गैप जो है ये देखने को मिलेगा। अगर आपने ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो अभी भी आपका टारगेट गैप जो है वो 19 से 22 गीगा टन कार्बन इक्विवेलेंट है और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है वो है आपका 23 से लेके 27 गीगा टन कार्बन इक्विवेलेंट। दैट मीन्स जितनी भी आपने अभी तक पॉलिसीज बनाई है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की है, वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है कि आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लिमिट कर सकें। तो बेसिकली ये रिपोर्ट ये भी बात करती है कि अभी जैसी भी पॉलिसीज हैं, करंट पॉलिसीज के हिसाब से अगर चलते रहें तो यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाएगा। तो 1.5 डिग्री तो बहुत दूर की बात है। तो आपने इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। तो बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ये एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा रिलीज की जाती है। और अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस रिपोर्ट में बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रूड बर्थ रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी आपको बिल्कुल ठीक देखने को मिला है। देन इज अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी आपको डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे जितने भी आपके रेट्स हैं उनका डिक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट का आपने थीम याद रखना है और ये याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो बेसिकली 1000 लाइफ बर्थ जो है उसमें से देखा जाता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे 5 साल की उम्र से पहले डेथ हुई है। तो ये भी आपको डिक्रीज देखने को मिला है। पहले 45 डेथ्स होती थी अंडर 5 मोर्टेलिटी, लेकिन अभी ये 32 हो गई हैं। दैट मीन्स डिक्रीज हुई है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये आपको डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे 1000 में से 28 इन्फेंट्स जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि पहले से आपको डिक्रीज देखने को मिला है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे कितने बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1000 में से, तो 20 आपको देखने को मिले हैं। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है 0 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इसमें भी आपको डिक्रीज देखने को मिला है। फिर अगर मैं बात करूं टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में, जो कि बात करता है कि एक जो कपल है वो यहाँ पे आगे कितने बच्चों को बर्थ देता है। तो यहाँ पे अगर ये कपल अपने आप को रिप्लेस कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक फीमेल है और एक मेल है और यहाँ पे 2 बच्चों को ये बर्थ देता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये अचीव कर चुका है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाइलेशंस जो है उसको भी ऐड किया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन की रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हमने कवर की हैं तो उनको मैंने एक पर्टिकुलर स्लाइड में ऐड कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, देन इज आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट हमने कवर की है, फिर उसके बाद आपकी वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे हमने 5 रिपोर्ट्स कवर की हैं। नेक्स्ट आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट है, तो इन सारी रिपोर्ट्स को आप एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं एक साथ। देन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, देन इज यूनाइटेड नेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीज की गई रिपोर्ट, और अगेन विपो के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीज की गई रिपोर्ट। तो इन सारी रिपोर्ट्स को आप एक तरह से इकट्ठे रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो रिपोर्ट है, रैंक है, इसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।